Hello and welcome back once again in another session of Partnership Accounting. हमारी लास्ट वीडियो में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड कुछ सिंपल से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देखे थे जो कि रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में किए जाते हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही कर देखेंगे अटेम्प्ट, जिसमें हम देखेंगे कि अगर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस अगर हमें दी हुई हो, लाइक गुडविल की भी अगर कैलकुलेशन करनी हो यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड, तो किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है या गुडविल की ट्रीटमेंट हो सकती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19A, जो फिर से मैं कहूंगी कि मेरे पास जो सीबीएसई से एफिलिएटेड डीके गोयल की बुक है, डीके गोयल की बुक पेज नंबर 5.111 पर ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट अवेलेबल है। मैं रीड आउट करूंगी इस क्वेश्चन को, पहले इसे अच्छे से समझते हैं सारा थॉरली, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसे किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो काइंडली जरूर इसे नोट डाउन कीजिए। इसके आंसर को जो आपको यहाँ पर हिंट दे रखा है इसे भी जरूर नोट डाउन कीजिए। सो पी, आर एंड एस तीन पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको 4/8, 3/8 और 1/8 बता रखी है। इट इज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ये बात बता दी है कि रिटायरमेंट और डेथ दोनों के केसेस में कैलकुलेशंस जो हैं वो लगभग सेम रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन को लेकर कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे हमें कहा गया है बस हमने उस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2, यानी कि हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट्स credited to his account during the last 4 completed years। देखो पिछले 4 सालों के जितने प्रॉफिट्स उस डेथ होने वाले पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हुए होंगे, सिर्फ हमने उसका 1/2 करना है, मतलब एक तरीके से हमने आधा करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। आर की डेथ हो गई है 1 अप्रैल 2018 को, और आपको फर्म के प्रॉफिट्स जो लास्ट 4 इयर्स के चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर मेंशन थी चीज, वो हमें बता रखी है। और ध्यान दीजिए एक इसमें से 2017 वाला लॉस है। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। Pass journal entry for the adjustment of goodwill, assuming that profit sharing ratio between P and S in future will be 3:2. Show your workings clearly। तो हमने प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने हैं। हमें नई रेशो बता रखी है। जब हमें पुरानी रेशो दे रखी हो और न्यू रेशो दे रखी हो तो आपको पता है हमें गेनिंग रेशो निकालने के लिए गेनिंग रेशो के फॉर्मूले को यूज करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से गुडविल कैलकुलेट होगी और आगे फर्दर उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से पास की जाएगी। आप ये हिंट जरूर नोट कर लीजिए कि कितनी गेनिंग रेशो है और कितना गुडविल का शेयर आर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल रहा है। सो मूविंग ऑन टू दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए पी, आर और एस ये तीन पार्टनर्स हमें बता रखे थे। ओल्ड रेशो हमें 4/8, 3/8 या 1/8, या हम इसे 4, 3 एंड 1 भी लिख सकते हैं, ये हमें गिवन थी। हमें पी और एस के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू रेशो भी एट द एंड बता रखी थी। तो देखो मैंने गेनिंग रेशो के फॉर्मूले का यूज किया है और मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि पी का भी गेन ही निकला, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आया इस फॉर्मूले को यूज कर। बिल्कुल इसी तरीके से एस के केस में भी हमारे पास गेन ही निकल रहा है, एंड दिस 4:11 इज देयर गेनिंग रेशो। अब देखते हैं कि आर का शेयर ऑफ गुडविल किस तरह से निकलेगा। देखो हमें ये दे रखा है 1/2, यानी कि हाफ, 1.5 नहीं, हाफ, तो हाफ हमें दे रखा है और लास्ट ईयर के हमने लास्ट 4 इयर्स के नेट प्रॉफिट लेने हैं जो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुए हों। तो देखो टोटल प्रॉफिट्स लास्ट 4 इयर्स के अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होंगे।
हमें 2015 का प्रॉफिट है, 2016 का भी प्रॉफिट है, लेकिन 17 का हमें लॉस है, तो मैंने उसे माइनस में लिख लिया। बिल्कुल इसी तरीके से 2018 का हमें फिर से प्रॉफिट गिवन है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास 2,40,000 के टोटल प्रॉफिट्स निकलेंगे। ये टोटल हैं, इसमें P का भी शेयर है, इसमें S का भी शेयर है, इसमें R का भी शेयर है, तीनों का शेयर है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ हिज अकाउंट, उसके खाते में कितने ट्रांसफर हुए हैं, तो उसके खाते में कितने ट्रांसफर हुए होंगे वो उसके शेयर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लीजिए। और R का शेयर कितना था, देखो यहां पर देखने में पता चल रहा है कि R का शेयर 3/8 है। तो 3/8 अगर हम करेंगे तो R का शेयर 90,000 निकल आया। अब आपने कुछ नहीं करना, जो ये हमने ऊपर फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, गुडविल की वैल्यू निकालने का, बस हम इसमें फिल कर देंगे। तो 90,000 का हाफ करेंगे तो R का शेयर ऑफ गुडविल, जो कि हमें फर्स्ट पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था, वो कितना निकल आएगा, ₹45,000। बिल्कुल इसी बेसिस पर हमने सेकेंड पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कैलकुलेट करने के लिए, वो था जर्नल एंट्री पास करना। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे और इस जर्नल एंट्री को मैं आपको लास्ट वीडियो में भी समझा चुकी हूं कि ये किस तरह से आपको कहा गया है। या तो इसे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, नहीं तो जैसे मैं आपको अभी तक रूल समझाती आ रही हूं कि गेनिंग पार्टनर्स को हमने डेबिट करना होता है और सेक्रीफाइसिंग को हमने क्रेडिट करना होता है। जो जा रहा है एक्चुअली वो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि अब वो फर्म के फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें हिस्सा नहीं ले पाएगा, तो इसलिए एक तरीके से वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बन रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए ये जो जर्नल एंट्री है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। P और S की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। अब देखो किस रेशो में होगी, गेनिंग रेशो में। ये है ना गेनिंग रेशो, अभी जो हमने निकाली थी, वर्किंग्स भी हमने क्लियरली शो करनी थी। तो वर्किंग नोट्स में हमने 4:11 गेनिंग रेशो निकाली थी और हम इस 45,000 को 4:11 में ही बांटेंगे। तो 4/15 P के कैपिटल अकाउंट के सामने आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 11/15 करेंगे तो वो S के सामने आ जाएगा। और R का जो कैपिटल अकाउंट है वो हमने समझा भी था ये लास्ट वीडियो में। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं चेक की है तो वो जरूर चेक कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा उसका लिंक। एंड वन थिंग मोर, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस भी चेक नहीं की हैं जिसमें गुडविल की कैलकुलेशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट्स, ये किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं, अगर आपने वो भी नहीं अभी तक चेक किया है तो काइंडली वो भी जरूर देखिए। उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जर्नल एंट्री जिसमें हमने गुडविल को एडजस्ट किया है गेनिंग रेशो में, ये आपको जरूर समझ में आ गई होगी। तो दैट्स इट, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो नेक्स्ट पेज पे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 21 लिया है, जो कि है अर्जुन, भीम एंड नकुल 3 पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको 14:5:6 बता रखी है। भीम रिटायर होता है और देखो बहुत अच्छी बात क्या लिखी हुई है कि उसने अपना सारा का सारा शेयर 5/25, देखो भीम मिडल ये है ना सेकंड नंबर पे, तो देखो 5 अगर आप इसका टोटल करोगे तो वो by25 वही भीम का शेयर यहाँ पर बन रहा है। तो भीम ने अपना ये सारा का सारा शेयर किसको दे दिया, देखो लिखा हुआ है इन दी फेवर ऑफ अर्जुन। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में गेन करने वाला कौन बनेगा, सिर्फ अर्जुन ही बनेगा, नकुल को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। गुडविल जो है फर्म की वो वैल्यू की जाएगी 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। देखो सुपर प्रॉफिट वाला मेथड आ गया, आपने समझा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप रिकॉल करना चाहते हो या आपने अभी तक नहीं समझा है तो काइंडली जरूर पहले जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सुपर प्रॉफिट के मेथड को जरूर समझिए। लास्ट 3 year के प्रॉफिट के बेसिस पर हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। हमें लास्ट 3 years के प्रॉफिट 50, 60 एंड 55,000 दिए हुए हैं। हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी बता रखा है।
गुडविल ऑलरेडी अपीयर भी कर रही है। अब आपको समझाया गया है कि जो अपीयर हो रही होती है उसकी अलग ट्रीटमेंट देनी होती है, जो रिटायरमेंट के टाइम वैल्यूएशन होनी होती है गुडविल की, वो ट्रीटमेंट अलग से देनी होती है। आपको प्रॉफिट भी बता रखा है पहले साल का आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट। अब देखो, जब भीम रिटायर हो गया तो जो प्रॉफिट है वो किस में बटेगा? जो बच गए हैं उन्हीं में बटेगा ना। और बचे कौन कौन है? एक अर्जुन बचा और एक नकुल। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में, जिसमें हमें बेसिकली 3 चीजें हैं, एक तो वो गुडविल जो रिटायरमेंट के टाइम वैल्यूएशन होनी है, एक वो गुडविल जो हमें ऑलरेडी बुक्स में अपीयर यानी कि शो हो रही है, उसको देखते हैं कैसे एडजस्ट करना है, और एक हमें प्रॉफिट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ भीम बता रखा है जो उसका क्या किया जाएगा। फिर से देखो बहुत ही ध्यान से, हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है और हमें प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया है, वर्किंग्स क्लियरली बनानी है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी गाइज, प्लीज सारी की सारी वीडियो जरूर देखिए, एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए स्पेशली अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, ताकि हर एक तरह से आपको हर पैटर्न समझाया जा सके कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन एक ही जैसा मिलता जुलता नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग तरह के अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। देखिए, आपको अर्जुन, भीम और नकुल की ओल्ड रेशियो बता रखी है। आपको ये भी बता रखा है कि भीम रिटायर हो रहा है और उसने अपना सारा का सारा शेयर अर्जुन को दे दिया, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अर्जुन का ही गेन बना रहा है। और इसलिए अगर हम न्यू शेयर्स कैलकुलेट करें तो अर्जुन के पुराने शेयर में अर्जुन का गेन ऐड हो जाएगा और नकुल के ओल्ड शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारी जो न्यू रेशियो निकलेगी वो 19:6 निकलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, अब हम गुडविल की कैलकुलेशन देखते हैं कि गुडविल किस तरह से कैलकुलेट की गई है। गुडविल सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 2 years परचेज। देखो, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी तरह से गुडविल कैलकुलेट करने को कहा गया है ना, तो अब हमें सुपर प्रॉफिट्स देखने पड़ेंगे कि क्या होता है, क्योंकि 2 तो हमें पता है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, सुपर प्रॉफिट्स पता होंगे तभी गुडविल निकलेगी ना। तो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस कर कर। अब मैं फिर से कहूंगी कि नॉर्मल प्रॉफिट्स तो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, लेकिन एवरेज प्रॉफिट्स हमें निकालने पड़ेंगे। और कैसे निकलेंगे? लास्ट 3 years के प्रॉफिट के बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट्स निकलेंगे। और एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो सम ऑफ आइटम्स कर दिया। इन प्रॉफिट्स में किसी तरह की कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं गिवन ना क्वेश्चन में, तो हमने सिंपल इनकी एवरेज कैलकुलेट कर देनी है। और फिर कुछ इस तरह से हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स एंड देन 2 से मल्टीप्लाई कर कर गुडविल किसकी निकलेगी? ये फर्म की गुडविल निकलेगी। और हमें क्या चाहिए? हमें बी का शेयर चाहिए। तो बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना निकल आएगा? अगर हम 5/25, बी का मतलब यहाँ पर भीम है, ये भीम का शेयर है, तो भीम का शेयर ऑफ गुडविल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 5/25 अगर सॉल्व करेंगे तो 10,000 निकल आएगा। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, एक और वर्किंग, क्योंकि हमें आफ्टर रिटायरमेंट प्रॉफिट बता रखा था 1 लाख का। अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमने बेसिक फंडामेंटल्स समझे हैं पार्टनरशिप के, और हमें पता है कि पार्टनर्स को जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होनी होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू नहीं होती, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू होती है। तो उस केस में हमने ये सीखा हुआ है ना कि प्रॉफिट कैसे बढ़ता होता है। तो मैंने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख लिख लिया और इसे किनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये रिटायरमेंट के बाद वाला है। तो रिटायरमेंट के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ये सिर्फ उन्हें ही मिलेगा। तो क्या होगा? ये अर्जुन और नकुल में उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर रिटायरमेंट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें बटेगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 76,000 एंड 24,000 आपके पास ये प्रॉफिट्स निकल आएंगे। अब बचता है हमारे पास, अब देखो वर्किंग्स सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी।
देखिए जर्नल एंट्री नंबर 1, सबसे पहले तो देखो डेट कॉलम में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमें डेट नहीं गिवन है क्वेश्चन में। हम सबसे पहले जो गुडविल अपीयर कर रही थी बुक्स में उसे राइट ऑफ करेंगे। अब ये आपको कैसे समझाया था मैंने ये समझाया था कि आप बस एक ही कंसेप्ट याद रखो, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड में भीम भी शामिल है। आपको रिटायरमेंट के केस में नए तरीके से क्या बताया था जो आपको आपकी बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा ज्यादातर, वो है ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। तो ऑल का मतलब भी वही है कि पुराने वाले सारे आ जाएंगे, और ओल्ड का मतलब भी यही है कि सारे के सारे पार्टनर्स आ जाएंगे, इवन जो रिटायर हो रहा है वो भी इंक्लूड हुआ। तो इसलिए इस 75,000 को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली, जो आपको क्वेश्चन में बता रखी थी उसके अकॉर्डिंगली बांट देंगे। आप यहाँ नरेशन में लिख भी सकते हो गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब बात करते हैं उस गुडविल की जो रिटायरमेंट के टाइम वाली है, जिसे हमने एडजस्ट करना है। वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन था जो गेन कर रहा था, तो अर्जुन की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और भीम के कैपिटल अकाउंट को, जो सेक्रीफाइस वाला है, मतलब जो रिटायरमेंट करने वाला है, कॉन्टिन्यूइंग टू रिटायरिंग वाला कंसेप्ट या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला कंसेप्ट याद रखते हुए हम इस 10,000 को, जो अभी अभी हमने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट किया है, इसे ट्रांसफर कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट जर्नल एंट्री प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने वाली दोनों नए बचे हुए पार्टनर्स में नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली ये 1 लाख एडजस्ट कर दिया जाएगा, जिसका अभी अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको शो किया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए A, B, C एंड D, इस बार आपको 4 पार्टनर्स बता रखे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको उनकी ओल्ड रेशियो बता रखी है 5, 3, 3, 1। रिटायरमेंट किसकी हो रही है? C की। और जब C रिटायर हो रहा है तो आपको गुडविल ऑलरेडी बता रखी है कितनी वैल्यू हुई है, 3,60,000। C का जो शेयर ऑफ गुडविल है विल बी एडजस्टेड इन दी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ A, B एंड D, मतलब बचे हुए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने उसे एडजस्ट करना है। पास नेसेसरी एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 9:1, यानी कि A, B और D की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी आपको बता रखी है। मैं फिर से कहूंगी, जब हमें ओल्ड रेशियो भी पता हो और न्यू रेशियो भी पता हो तो हमने किसका फॉर्मूला यूज करना होता है? गेनिंग रेशियो का। तो हम देखते हैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर कि किसका कितना गेन निकल रहा है। मैं आंसर आपको कहूंगी, आप नोट कर लीजिए जरूर, क्योंकि ये क्रॉस चेक करने में काम आएगा। देखिए 4 पार्टनर्स और उनकी ओल्ड रेशियो। रिटायर कौन हो रहा है? C। नए पार्टनर्स मतलब बचे हुए पार्टनर्स और उनकी न्यू रेशियो। अगर मैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर रही हूं, जो कि है न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करना, तो देखो मैं हमेशा से कैसे कैलकुलेट करती हूँ, मैं पहले ही नहीं लिखती हूँ गेन या सेक्रीफाइस, मैं पहले कैलकुलेशन कर देखती हूँ, फिर उसके बाद एंड में लिखती होती हूँ कि गेन निकल रहा है या सेक्रीफाइस। और आपको मैंने क्या कंसेप्ट बताया हुआ था, जैसे सेक्रीफाइसिंग के केस में हम करते थे, अगर माइनस में आंसर आता था तो हम कहते थे कि गेन है। हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में किया हुआ है ना, हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केसेस में भी किया हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे इस फॉर्मूले को यूज कर पॉजिटिव में ही आंसर आया तो मतलब A का कितना निकला है, A का क्या निकला है? गेन। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने B के लिए किया, B के नए शेयर में से B का पुराने वाला शेयर जब मैंने माइनस किया तो B का माइनस में आंसर आ रहा है, यानी कि B का सेक्रीफाइस निकल रहा है। D को कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो ओनली A इज गेनिंग, C द रिटायरिंग पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग एंड B इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग। अब देखो, अब आपको मैं कहूंगी कि अब देखो, अब वो रूल बहुत आपके काम आएगा जो मैंने आपको समझाया था कि आप
एग्जिस्टिंग पार्टनर या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर मत याद रखो, समझ सकते हो, अच्छी बात है वो भी समझना, लेकिन अगर हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला कंसेप्ट याद रखेंगे तो वो हमें अब बेटर तरीके से यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि जो बी सेक्रीफाइस कर रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल भी अब हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो हमें गुडविल कितनी गिवन थी, अगर मैं सी के लिए कैलकुलेट करूं, हमें फर्म की गुडविल 3,60,000 गिवन थी और सी का शेयर कितना है, यहाँ देखो हमें देखने में पता चल रहा है ना कि सी का शेयर 3/12 है। तो अगर मैं 3/12 करती हूं, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो देखो ये कितना निकल रहा है, ये 90,000 निकल रहा है। तो देखो ये सी का शेयर गुडविल का निकल आया ना 90,000। बिल्कुल इसी तरीके से अब बी की कैपिटल को भी यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। यहाँ पर जितना सेक्रीफाइस बी कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12। अब इस केस में माइनस को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस के लिए ही तो हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं, सेक्रीफाइस की भरपाई ही तो कर रहे हैं, तो माइनस में नहीं लिखना, 1/12 ही लेना है। और अगर आप यहीं पर कैलकुलेट कर देखो 1/12 अगर करोगे तो 3 के टेबल से, सॉरी 12 पर 3 के टेबल पे 3 नंबर पे कट हो रहा है, तो 30,000 हमारे पास यहाँ पर बी की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और दोनों का टोटल, या आप 4/12 भी देख सकते हो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1,20,000 ए की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। ठीक है, मतलब बी को, सॉरी ए को जो गेन हुआ है वो बी और जो रिटायर हो रहा था सी, दोनों के सेक्रीफाइस के बराबर है। देखो ये 3/12 है, 3/12 है, ये 1/12 है, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो गेन कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। जो शुरू से आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है कि गेन विल ऑलवेज बी इक्वल टू दी सेक्रीफाइस। तो मुझे उम्मीद है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। सो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3, 2 and 1. Y retires selling his share to X and Z for rupees 1,60,000. अब देखो कॉमा लगाकर आपको बताया गया है कि 1 lakh being paid by X एंड 60,000 बाय Z। इसका मतलब जो Y का शेयर 1,60,000 था उसमें से कितना X ने ले लिया, मतलब X ने कितना पेमेंट की है उसके अगेंस्ट 1 लाख। X ने 1,60,000 में से 1 लाख तक का हिस्सा बियर किया। बिल्कुल इसी तरीके से Z ने कितना शेयर किया 60,000 का। हमें आफ्टर रिटायरमेंट वाला प्रॉफिट बता रखा है। अब इसका आइडिया तो आपको पता ही है कि आफ्टर रिटायरमेंट वाला बचे हुए पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली ट्रीट होता है, एडजस्ट होता है, बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है? आपको ओल्ड रेशियो बता रखी है। और अगर आप ध्यान से ये वाई की रिटायरमेंट के टाइम जो उसका 1,60,000 का शेयर था, एक्स और जेड के द्वारा वो कितना शेयर किया गया है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये हिंट बता रखा है आपको एक तरीके से गेन का। देखते हैं कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। काइंडली नोट दिस, जो आंसर ये आपको बता रखा है। क्वेश्चन भी जरूर नोट किया कीजिए ताकि आप इसे खुद भी अटेम्प्ट कर देख सकें। देखिए 3 पार्टनर्स थे एक्स, वाई एंड जेड। वाई रिटायर हो रहा है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, वाई रिटायर्स एंड गिव्स हिज शेयर टू एक्स एंड जेड इन रेशो। अब देखो जितना एक्स ने दिया था और जितना जेड ने पेमेंट दी थी, एक्चुअली वही रेशो है ना जिस रेशो में उसने अपने शेयर को दिया था। तो अगर मैं दूसरी तरीके से समझूं तो y ने x ने y का कितना शेयर ले लिया? x ने y के शेयर का 5/8। देखो यहां से आपको ये गेनिंग रेशियो पता चल रही है, लेकिन कितना गेनिंग शेयर है वो नहीं पता। गेनिंग शेयर कितना है वो कैसे पता चलेगा? जब हम y के शेयर के साथ इस गेन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि गेनिंग शेयर कितना निकल रहा है।
गेनिंग शेयर कितना निकल रहा है 5/24। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये 5/24 मेरे पास आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। फिर से दोबारा से देखिए, वाई रिटायर हुआ है और उसने अपना शेयर एक्स को और जेड को कुछ इस तरीके से बांटा था कि एक्स ने 1 लाख पे किया था और जेड ने 60,000 पे किया था। अगर मैं इन पेमेंट की रेशो निकाल लूं तो इसका मतलब एक्स ने 5/8 लिया वाई के शेयर का और जेड ने कितना लिया 3/8 लिया। किसके शेयर का? वाई के शेयर का। तो मैंने यहां पर कैलकुलेट कर दिया। देखो 5:3 ही निकल रही है मेरी गेनिंग रेशो भी। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को एक्सक्लूड कर दूंगी, अगर मैं इसको नहीं चेक करूंगी, सिर्फ 5 और 3 को चेक करूंगी तो रेशो वही बन रही है 5:3। लेकिन न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए मुझे इनके शेयर्स पता होने जरूरी हैं। तो शेयर्स कैसे पता चलेंगे? जब मैं ऑफ इज शेयर, मतलब हमें घुमा फिरा के ये लाइन बता रखी है अब कि ऑफ इज शेयर, वाई के शेयर का 5/8 किसने लिया है? एक्स ने। बिल्कुल इसी तरीके से वाई के शेयर का 3/8 किसने लिया है? जेड ने। तो जब मैंने इस तरह से सॉल्व किया तो 5/24 मेरे पास किसका शेयर निकल आया, सॉरी किसका गेन निकल आया, एक तरीके से एक्स का। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं z का कैलकुलेट करूंगी तो देखो मैंने कटिंग ज्यादा नहीं की ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम रहे। तो मैंने इसको जब सॉल्व किया तो z का जो गेनिंग शेयर था वो कितना निकल आया 3/24। अब मैं न्यू रेशो कैलकुलेट करूंगी तो x का जो न्यू शेयर निकलेगा वो निकलेगा ओल्ड शेयर प्लस गेन, तो 17/24 निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं z का न्यू शेयर, ध्यान रखना मैंने कभी भी यहाँ पर न्यू रेशो नहीं लिखा, मैं हमेशा यहाँ पर न्यू शेयर लिखती होती हूँ क्योंकि शेयर यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में निकलता होता है, ये डिफरेंट हो सकता है, इसलिए यहाँ मैं हमेशा शेयर लिखती होती हूँ, कभी भी रेशो नहीं लिखती हूँ। रेशो एंड में लिखती होती हूँ जब हम सिर्फ न्यूमरेटर को उठाकर लिखते होते हैं। तो कुछ इस तरीके से न्यू रेशो हमारे पास 17:7 आ जाएगी। रेस्ट उसके बाद बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। हमें गुडविल को एडजस्ट करना था, हमें ये दिया ही हुआ था ऑलरेडी, ये शेयर की एडजस्टमेंट हमें वो लाइन की फॉर्म में दी हुई थी कि वाई को 1,60,000 रुपए का शेयर पे किया जाना चाहिए और 1 लाख जिसमें से एक्स बियर करेगा, 60,000 जो है वो जेड बियर करेगा। तो जो वो लाइन मुझे बता रखी थी मैंने उसे जस्ट यहाँ जर्नलाइज कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से जो नया प्रॉफिट था वो बांटने वाला कंसेप्ट है। इस बार मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया है, मैंने डायरेक्टली ही न्यू रेशो के अकॉर्डिंगली, ये जो हमने अभी अभी निकाली थी 17:7, इसके अकॉर्डिंगली एक्स और जेड में रिटायरमेंट के बाद हुए प्रॉफिट को बांट दिया है। तो ये सिंपल ही है, पता ही चल रहा है कि 24 टोटल है तो 1,70,000 एक्स में चला गया और 70,000 जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का जो सेशन रहा जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ही डील किया है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से लेकर जो कि रिटायरमेंट या डेथ के केस में हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं, वो आपको जरूर समझ में आए होंगे। अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।